गर्मी के एक खूबसूरत से दिन में नदी में राफ्टिंग करना आपको और मुझे रिलैक्सिंग लग सकता है, लेकिन रिलैक्स करने का ये आइडिया हर किसी के लिए मजेदार नहीं होता। क्या कोई और भी उस तकिए के पीछे से झांकने की कोशिश कर रहा था? दोस्तों, चाहे आप खुद को एक प्रोफेशनल बोटर ना समझे, लेकिन मैं आपको एक ऐसी मजेदार सवारी पर ले जाने वाला हूं जो अजीब, अद्भुत और बहुत ही शानदार है। तो दोस्तों, देखते हैं थिंग्स यू विल सी फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ का एक और खास एपिसोड। समुद्र में रहने वाले कुछ जानवर इतने अजीब होते हैं कि उन्हें देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होगा। और बात जब आंखों की हो रही है तो इस अजीब व गरीब चुलबुली आंखों वाले स्क्विड को ही देख लीजिए। जी नहीं, ये कोई सॉफ्ट टॉय नहीं है जिसे किसी ने समुद्र में गिरा दिया है। ये एक जीता जागता सांस लेता हुआ स्क्विड है जिसे अगस्त 2016 में कैलिफोर्निया के तट पर 2950 फीट की गहराई पर देखा गया था। जब ईवी नॉटलिस रिसर्च शिप पर सवार रिसर्चर्स की टीम ने पहली बार इस जानवर को देखा तो वो अपनी हंसी नहीं रोक पाए कि ये कितना नकली लग रहा था। स्क्विड और ऑक्टोपस के बीच क्रॉस की तरह दिखने के बावजूद स्टब्बी स्क्विड, जिसे रोसिया पैसिफिक के रूप में भी जाना जाता है, एक चमकीले बैंगनी रंग के गोले जैसा है जो कटल फिश परिवार से संबंधित है। यह अजीब समुद्री जानवर समुद्र के तल पर रहता है और देखने में काफी मजेदार है। ये एक चिपचिपा बलगम छोड़ता है जिससे इसके शरीर पर कंकड़ और रेत चिपक जाती है और ये खुद को छुपाने के लिए मिट्टी के नीचे दब जाता है, अपनी बड़ी आंखों को छोड़कर, जिसे ये झींगे या छोटी मछली जैसे शिकार को देखने के लिए खुला छोड़ता है। उस समय जहाज पर सवार रिसर्चर्स समांथा विश्नक का कहना है कि उस चौड़ी आंखों वाले भयानक एक्सप्रेशन का कारण यह भी था कि शायद उनकी टीम स्क्विड के सामने उस मोमेंट पर पहुंची जब उसने अचानक से एक 5500 पाउंड के एक अंडर वाटर रोबोट को आश्चर्यजनक तरीके से अपनी ओर बढ़ते हुए देख लिया था। भाई, क्या ऐसी किसी मुलाकात के लिए भी कभी कोई कन्वीनियंट टाइम होता है क्या? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि चुलबुली आंखों वाला ऑक्टोपस आपको अंदर तक घूर रहा है? ऐसा लगता है ये आपको हिप्नोटाइज कर रहा है और ये कह रहा है कि आप वाओ फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी वीडियो को लाइक कर लें और उस बेल आइकन को गुदगुदा कर क्लिक कर दें। मैं क्या कहता हूँ, मुझे लगता है कि आपको उसकी बात मान लेनी चाहिए। हो गया, तो बढ़ते हैं आगे। क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जिनके सर पर हर वक्त एडवेंचर करने का भूत सवार होता है? खैर, दुनिया भर में ऐसी कई शानदार लेकिन छुपी हुई लोकेशंस हैं जो निश्चित तौर पर आपकी उस खुजली को शांत कर सकते हैं। और दोस्तों, ये पक्के तौर पर आपके द्वारा देखी गई सबसे आश्चर्यजनक लोकेशंस में से एक होनी चाहिए। क्या मेरी तरह किसी और का भी दिल उछलकर मुंह में आ गया क्या? भाई, रियो क्लारो मोलिना चिली के बाहर एक बहुत ही सक्रिय और घुमावदार नदी है और ये लगभग उतनी ही शानदार है जितनी की ये हो सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, नदी के कुछ हिस्से नीचे जाते हुए इतने सक्रिय हो जाते हैं कि इसका पूरी तरह से मजा लेने का इकलौता तरीका होता है नाव को लेकर सीधे उसमें कूद जाना। लेकिन ऐसा कुछ करने की हिम्मत या पागलपन किसमें है? प्रोफेशनल केयरटेकर डैन जैक्सन और उनके दोस्तों में। और कौन? डैन अपने कई रोमांचकारी कारनामों पर अपना वीडियो कैमरा अपने साथ लेकर गए हैं, लेकिन 2020 की जुलाई में रियो क्लारो में उनका ये ड्रिप डाउन अब तक का सबसे पागलपन भरा है। बेशक अनजाने नुकीले मोड़, लटकती चट्टानें और कभी ना खत्म होने वाले ड्रॉप्स को नेगेटिव करने के लिए रियल प्रोफेशनल की जरूरत होती है। ठीक है, ये बहुत मजेदार लग रहा है। लेकिन नदी का ये खूबसूरत इलाका निश्चित रूप से कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है और उन लोगों के लिए जो भी राफ्टिंग में एक्सपर्ट नहीं है। अभी के लिए तो भाई मुझे लगता है कि हम में ज्यादा लोग डैन जैक्सन जैसे प्रोफेशनल रोमांच चाहने वालों को देख देख कर इसके मजे लूटते रहे, है ना? दोस्तों, ज्यादातर पंछियों को नाजुक, सुंदर और खास करके इंसानों के लिए खतरनाक नहीं माना जाता है ना? आइए मैं आपको एक ऐसे पक्षी से मिलवाता हूं जो एक बेहद खतरनाक पक्षी है। ये आपकी सभी मान्यताओं को चकनाचूर कर देगा। पेश है वेस्टर्न कैपरकेली। अगर आप स्कॉटिश हाईलैंड्स में नहीं रहते हैं, जहां वो आजकल ज्यादातर पाए जाते हैं, तो आपने शायद कैपरकेली के बारे में कभी नहीं सुना होगा। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड में एक रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले कैपरकेली 18वीं शताब्दी में यूके से बिल्कुल गायब हो चुके थे। उनमें से अब लगभग 1000 ही हैं जो जंगलों में बचे हैं। वो ग्राउस परिवार के सदस्य हैं और आप उन्हें पहले से देखकर ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो इतने बड़े हो सकते हैं। असल में अब तक के पकड़े गए सबसे बड़े कैपरकेली का वजन 16 पाउंड था।
अगर ऐसे समझा जाए तो ये एक बॉलिंग बॉल से भी भारी है। एक्सट्रीम सेक्सुअल वेरिएशन तब होता है जब मेल और फीमेल स्पष्ट रूप से अलग अलग लक्षण दिखाते हैं। मेल कैपेकेली फीमेल कैपेकेली से बड़े होते हैं और फीमेल कैपेकेली की तुलना में साइज में लगभग डबल होते हैं। अपने विशाल आकार और खतरनाक रूप के अलावा मेल कैपेकेली अपनी दिलचस्प आवाजों के लिए भी जाना जाता है। अगर आपने इसे देखने से पहले इसे सुना होता तो शायद आपको लगता कि ये एक पक्षी के बजाय एक चिल्लाता हुआ सुअर था, या किसी स्प्रे पेंट की एक कैन से कहीं स्प्रे किया जा रहा था। मेल अपने ऊंचे मेटिंग कॉल से काफी हंगामा कर सकते हैं और मेटिंग सीजन में इंसानों के प्रति क्रूर और हिंसक होने के लिए जाने जाते हैं। साइक्लिस्ट और हाइकर्स उनकी खतरनाक रेपुटेशन के कारण उनसे दूरी बनाए रखने में ही अपनी भलाई समझते हैं। भाई मैं तो ऐसे पक्षी से दूर ही रहना चाहूंगा। दोस्तों, आपसे एक मुश्किल सवाल पूछने के लिए मैं यहाँ थोड़ा सा रुकना चाहूंगा। क्या आप में से किसी ने कुछ अजीब, अद्भुत या आश्चर्यजनक देखा है जिसे आप इस दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप अपनी उन वीडियो और तस्वीरों को clips@bmaze.com पर हमसे शेयर कर सकते हैं, और अगर इसे हमारे किसी फ्यूचर के एपिसोड में दिखाया गया तो आपको एक शाउट आउट भी मिल सकता है। तो चलिए वापस लौटते हैं। याद है जब फिजेट स्पिनर बहुत पॉपुलर हुआ करते थे? वाह क्या दिन थे वो भी, है ना? लेकिन इनकी दीवानगी अब काफी हद तक खत्म हो चुकी है। फिर भी 2017 में दुनिया की इस पसंदीदा पुरानी सनक को एक बहुत बड़ी जांच के लिए अंतरिक्ष में ले जाया गया था। आपने ठीक सुना, नासा के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सवार एस्ट्रोनॉट्स ने फैसला किया कि ये देखना मजेदार होगा कि ये डिवाइस माइक्रोग्रेविटी में कैसे घूमता है, और ये पागलों की तरह घूमता गया। नासा ब्रांड वाले उस खिलौने के साथ एस्ट्रोनॉट रैंडी ब्रेसनिक और उनके कलीग्स ने कई तरह की ट्रिक्स की, जिसमें क्रू मेंबर गुलाटियां खा रहा था जबकि फिजेट स्पिनर उसके हाथ में घूम रहा था। स्पिन करता हुआ और हवा में तैरता हुआ ये स्पिनर इस आउट ऑफ द वर्ल्ड शो का अब तक का सबसे मजेदार हिस्सा है। भाई दिलचस्प बात यह है कि ये डिवाइस माइक्रोग्रेविटी में पृथ्वी की तुलना में थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। जैसा कि आप शायद जानती हैं कि क्लासिक फिजेट स्पिनर को पहले बीच से पकड़ना होता है और फिर उसे घुमाया जाता है। आप जो स्मूथ रोटेशंस देखते हैं वो रिंग में बंद छोटे बॉल बेयरिंग के कारण होते हैं, जिन्हें रेस के रूप में जाना जाता है। रेस को होल्ड करके रखने वाले सेंटर बेयरिंग का मूवमेंट जितना अच्छा होता है, दबाव उतना ही कम होता है, जिसका मतलब है कि खिलौना ज्यादा देर तक घूम सकता है। लेकिन अंतरिक्ष में इसका सेंटर पार्ट स्थिर नहीं रहता है। जैसा कि नासा द्वारा समझाया गया है कि फिजेट स्पिनर को तैरने देने से बेयरिंग फ्रिक्शन कम हो जाता है। इसका मतलब है कि सेंट्रल रिंग और दूसरे स्पिनर एक ही स्पीड से घूमते हैं ताकि पूरी चीज एक ही यूनिट के रूप में घूमती रहे। अगर आप ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि जब ब्रेसनिक स्पिनर को छोड़ देते हैं तो ऐसा ही होता है। नासा का लोगो शुरू में कांस्टेंट रहता है जैसा कि पृथ्वी पर होता है, लेकिन ये बाकी डिवाइस के साथ जल्दी से घूमना शुरू कर देता है। दोस्तों, इसे माइक्रोग्रेविटी में इस तरह से घूमते हुए देखना फिजेट स्पिनर को फिर से चलन में लाने के लिए काफी है। दोस्तों, ये कल्पना करना मुश्किल है कि किसी एलियन प्लेनेट का लैंडस्केप कैसा दिखाई देता होगा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में सचमुच ऐसी कुछ जगह हैं जिन्हें देखकर हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं, तो दोस्तों आप जो देख रहे हैं वो किसी डिजिटल हेरफेर का काम नहीं है। मिलोश किचोविच, जिन्होंने दुनिया भर की यात्रा करते हुए हमारी दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत इलाकों की रिकॉर्डिंग की है, उन्होंने ही इस अद्भुत वीडियो को रिकॉर्ड किया जहां आप देख सकते हैं कि वो डेड व्ले के नाम से जाना जाने वाला एक अद्भुत लैंडस्केप है जो नामीब डेजर्ट में नामीब नॉकफ्लोट नेशनल पार्क के अंदर स्थित है और एलियंस के कब्जे से बहुत दूर है। इसका अंग्रेजी नाम का मतलब है डेड मार्श, और इसे देखकर ये समझना आसान ही है क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि डेड व्ले एक व्हाइट क्ले पैन है जो दुनिया के सबसे ऊंचे रेत के टीलों से घिरा हुआ है, जिसकी एवरेज ऊंचाई 1150 फीट है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाला पहलू तो ये है कि नीले आकाश और गहरे लाल टीलों के इस रंगीन बैकग्राउंड के खिलाफ ये अकेले पेड़ इतनी मजबूती से कैसे खड़े हैं, जैसे कोई जीती जागती ऑयल पेंटिंग हो। डेड व्ले का निर्माण तब हुआ था जब भारी बारिश के कारण सोचब नदी में बाढ़ आ गई, जिससे टेम्पररी और हल्के गहरे तालाब बन गए और जहां पानी की बड़ी मात्रा होने के कारण कैमल थॉर्न्स पेड़ उगाए थे। हालांकि जब लगभग 900 साल पहले
मौसम में बदलाव आया तो इस इलाके में सूखे की भारी मार पड़ी और क्ले पैन पर रेत के टीले आ गए, जिससे नदी हमेशा के लिए इस जगह से बाहर हो गई। सारे पेड़ मर गए क्योंकि उनके जिंदा रहने के लिए पानी नहीं बचा था। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। इतने दिनों तक धूप से इतना ज्यादा झुलसने के बाद लकड़ी इतनी सूख गई कि अब सड़ नहीं सकती थी। इसकी वजह से यहाँ कंकाल वाले पेड़ों का एक कब्रिस्तान बन गया, जो सूरज के अभिशाप की वजह से हमेशा के लिए यहीं खड़े रहेंगे। दोस्तों, भालू, भेड़ियों और हिरन सहित प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ की बहुत सारी प्रजातियां येलोस्टोन नेशनल पार्क में रहती हैं, जो कि 3500 वर्ग मील में फैला हुआ है। लेकिन बाइसन शायद येलोस्टोन का सबसे प्रसिद्ध जानवर है। दरअसल 2020 में अनुमान लगाया गया था कि वहां 4800 बाइसन रह रहे थे, जिससे अमेरिका का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पब्लिक बाइसन हट बन गया। उन्हें अक्सर यहाँ चरते हुए देखा जा सकता है, लेकिन 2018 में लामर वैली ब्रिज से गुजरने वाले कुछ पर्यटकों को अपनी उम्मीद से ज्यादा देखने को तब मिला जब ये हुआ। बाइसन का एक झुंड अचानक से कहीं से आ जाता है और सीधे क्रिस्टन क्लेटन के पास से होकर गुजरता है, जो अपनी कार के अंदर से ये वीडियो बना रही थी। हालांकि ये एक डरावना नजारा लग सकता है, लेकिन ये देखना मजेदार है कि ये शक्तिशाली जानवर उनके पास से गुजरती कारों के प्रति कितने रिस्पेक्टफुल हैं। लेकिन वो सावधानी से उनके चारों तरफ घूमते हैं। वो आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन वो तो बस रोज की तरह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो गुजरते हुए ये कह रहे हैं कि लोगों, यहाँ देखने के लिए कुछ नहीं है। यार, इस बाइसन की जीभ तो एक बड़े से कुत्ते की तरह उसके मुंह से लटक रही है। कुत्तों के विपरीत बाइसन खतरनाक हो सकता है अगर आप उनके रास्ते में आ जाते हैं। नेशनल पार्क डिपार्टमेंट के हिसाब से बाइसन येलोस्टोन में किसी भी दूसरे जानवर की तुलना में अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। जब आप ये जान लेते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में बाइसन जमीन पर रहने वाले सबसे बड़े मैमल्स हैं, तो ये दावा थोड़ा सा कम आश्चर्यजनक हो जाता है। बैल का वजन 2000 पाउंड होता है, जबकि गायों का या फीमेल बाइसन का वजन लगभग आधा होता है। बाइसन आश्चर्यजनक रूप से फुर्तीले होते हैं और 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। इसलिए अगर आप कभी भी खुद को ऐसी किसी स्थिति में पाते हैं तो शायद क्लेटन की तरह एक्शन लेना ही सबसे अच्छा है। अपने स्मार्टफोन को बाहर निकालें और कोई भी मूवमेंट अचानक ना करें। दोस्तों, ये बात तो हर कोई जानता है कि पत्थर एक सॉलिड मटेरियल होता है जिस पर निशान छोड़ना मुश्किल होता है। लेकिन इन अजीब तस्वीरों को कैसे समझा जाए? फोटोशॉप, जादू टूना? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। ये सभी उन सैकड़ों एंसेस्ट्रल पेट्रोग्लिफ्स में से कुछ एक हैं जो व्योमिंग के रेड डेजर्ट के रहस्यमयी व्हाइट माउंटेन पेट्रोग्लिफ की साइट पर पत्थर की तस्वीरों के किनारे पर पाए जा सकते हैं। ये तस्वीरें पूरी तरह से रहस्यमय लगती हैं, लेकिन आप जिन हाथों को पत्थर को प्लेहोड की तरह दबाते हुए देख रहे हैं, वो उन लोगों के हाथों से बिल्कुल अलग हैं जिन्होंने उन्हें बनाया था। जब प्राचीन पूर्वजों द्वारा पेट्रोग्लिफ्स बनाए गए थे तो वो हाथ 200 से 1000 साल तक वहां नहीं थे। सीधे शब्दों में कहें तो पेट्रोग्लिफ किसी भी ऐसी तस्वीर को कहा जाता है जो किसी चट्टान की सतह से हिस्से को काटकर, उठाकर या खुरचकर बनाई जाती है। व्हाइट माउंटेन में पाए जाने वाले कई पेट्रोग्लिफ्स को शोशोन मूल अमेरिकियों द्वारा पत्थरों में बनाया गया था। इनमें से कुछ भैंस या हिरन का शिकार करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि कुछ और पत्थर में हाथ या पैरों के निशान के रूप में दिखाई देते हैं। पिघलने वाले पत्थर के लिए उस तरह की गर्मी की जरूरत होती है जो आमतौर पर सिर्फ अर्थ के सेंटर में पाई जाती है। तो उन्होंने ये कैसे किया? जियोलॉजिस्ट पर्सी फॉसेट और कनेक्टिकट के पूर्व गवर्नर हिरम बिंघम, जिन्होंने माचू पिचू को फिर से खोजा था, दोनों ने एक ही थ्योरी को सपोर्ट किया। उन्होंने अनुमान लगाया कि प्राचीन लोग पौधे से बने एक अनजाने पदार्थ का इस्तेमाल करके पत्थर की दीवारों को नरम किया करते थे। कुछ लोग ये भी अनुमान लगाते हैं कि प्राचीन लोगों के पास एक एडवांस्ड मशीन हुआ करती थी जो बहुत ज्यादा तापमान का इस्तेमाल करती थी, जिसकी मदद से वो हार्ड सरफेस को शेप दिया करते थे। दोस्तों, हम निश्चित रूप से इसका जवाब कभी नहीं जान सकते क्योंकि व्हाइट माउंटेन पेट्रोग्लिफ्स पर अभी पूरी तरह से रिसर्च की जानी बाकी है। लेकिन ये कहना ठीक रहेगा कि ये प्रोसेस शायद उतना आसान नहीं था जितना दिखाई देता है। आप इस रहस्य के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। दोस्तों, मामूली सा है ये हैमस्टर दुनिया के सबसे पॉपुलर और साधारण पालतू जानवरों में से एक है। ये झबरा जानवर एक पहिए में लुढ़कने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकता है। मुझे यकीन है कि आप सब यही सोच रहे होंगे कि वो प्यारा पालतू हैमस्टर इतनी खतरनाक स्थिति में कैसे आ गया। यार, मैं आपको बताता हूँ, ये निंजा हैमस्टर वास्तव में अपने मालिक मिस्टर एड्रेनलिन द्वारा बनाई गई मुश्किल भूल भलैयाओं में से एक से गुजर रहा है, जिसे यूट्यूब पर DIY हैमस्टर मेज के नाम से जाना जाता है।
इस भूल भुलैया में सुरक्षित रूप से छोड़े जाने के बाद ये निडर छोटा दोस्त उन खतरों से भरे मुश्किल रास्तों को पार करने की कोशिश करता है जो पूरी तरह से कार्डबोर्ड से बने हैं। इसमें बहुत सारे नए शानदार इनोवेशंस देखे जा सकते हैं। जैसे ही वो सुरंगों और रस्सी के पुलों के जरिए अपना रास्ता बनाता है, उसे कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि घूमने वाले प्लेटफॉर्म, झूलते हथौड़े और बॉल पिट। इसके अलावा कार्डबोर्ड से बने रोबोटिक सांप के साथ उसकी एक मुश्किल लड़ाई भी शामिल है। रास्ते में चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन वो हमेशा एक तंग जगह से अपना रास्ता निकालने में कामयाब हो जाता है। जरा देखिए कि कैसे वो इस जाल के दरवाजे से गिरने से बचने में कामयाब रहा। कौन जानता था कि एक हैमस्टर को एक भूल भुलैया पूरा करते हुए देखना इतना एक्साइटिंग हो सकता है। इससे पहले कि आप ये समझ सकें कि आप स्क्रीन पर चिल्ला रहे होंगे, कम ऑन छोटे दोस्त, तुम कर सकते हो। ये छोटा हीरो निडर होकर भूल भुलैया को पार करते हुए और कई मौकों पर गिरने के बाद सुरक्षित रूप से फिनिश लाइन पर पहुंच ही जाता है। वो पूरी तरह से थक गया होगा। ऐसा लग सकता है कि इनमें से कुछ मुश्किलें उसे नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन उसके मालिक ने दर्शकों से कहा है कि उनका प्रिय पालतू पूरी तरह से सुरक्षित है। और जो छोटी छोटी चीखें आपको सुनाई देती हैं, उन्हें बाद में एडिट किया गया था। दोस्तों, एक प्यारी किटी या पपी को छूने जैसी सुकून देने वाली चीज और कोई नहीं हो सकती। साथ ही ऐसा लगता भी है कि वो हमसे ज्यादा इसके मजे लेते हैं, लेकिन बिल्लियां और कुत्ते अकेले ऐसे जानवर नहीं हैं जिन्हें रखने में मजा आता है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपका पहला ख्याल ये हो सकता है, नहीं वो बहुत प्यारा है, पर वो जानवर आखिर है क्या? मैं आपको चार्ली से मिलवाता हूं, जो 10 साल का एक प्रीहेंसाइल टेल पॉर्क्यूपाइन है। हे भगवान, ये बड़ा ही मुश्किल नाम है। पॉर्क्यूपाइन की ये प्रजाति साउथ अमेरिका के जंगलों में रहती है, जहां वो पेड़ों में रहते हुए पाए जा सकते हैं। वो एक अर्बोरियल जानवर के रूप में जाने जाते हैं, जिसका मतलब है कि वो बेहतरीन क्लाइंबर होते हैं। उनकी लंबी प्रीहेंसाइल पूंछ उन्हें चीजों को आसानी से पकड़ने में मदद करती है। उनके पास छोटे मोटे क्विल भी होते हैं और आमतौर पर उनका वजन 4 से 11 पाउंड के बीच होता है। वो अपने कुछ रिश्तेदारों की तुलना में बहुत छोटे हैं, जैसे कि नॉर्थ अमेरिकन पॉर्क्यूपाइन, जिनका वजन लगभग 20 पाउंड होता है। चार्ली उन कई जानवरों में से एक है जिसकी देखभाल जू कीपर जॉनी करती हैं, जिन्हें इस अजीब जानवर के बारे में लोगों को बताने में बहुत मजा आता है। जब चार्ली चिड़ियाघर में शो पर जाता है तो लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या वो एक बड़ा कांटेदार चूहा है। चार्ली को अपने खाली समय के दौरान अपने घुमावदार हाथों से स्वीट पोटैटो या स्वीट कॉर्न जैसे स्वादिष्ट स्नैक्स खाना पसंद है, और जैसा कि आप देख सकते हैं, उसे सिर पर थपथपाने में भी मजा आता है। पॉर्क्यूपाइन को छूना शायद सबसे बुद्धिमानी की बात ना लगे। जॉनी खुद को चोट पहुंचाने से बचने के लिए चार्ली के पंखों की नेचुरल डायरेक्शन को फॉलो करती हैं। क्विल्स सिर्फ केराटिन मॉडिफाइड बाल होते हैं, और ये एक गलत धारणा है कि पॉर्क्यूपाइन उन्हें अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हैं, बल्कि एक बिल्ली के बालों की तरह पॉर्क्यूपाइन अपने क्विल को ऊपर उठाते हैं, जो एक शिकारी पर झपट सकते हैं और आसानी से अलग भी हो सकते हैं। आपको चार्ली से प्यार हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप किसी जंगली पॉर्क्यूपाइन को पालने की कोशिश करें, फिर ना कहना कि बताया नहीं था। कैक्टस का पौधा बिना पानी के सैकड़ों साल तक जिंदा रह सकता है। शौकिया पॉटेड प्लांट ओनर्स के लिए ये एक बहुत ही सुरक्षित दांव है। हालांकि कैक्टस के कांटे उन्हें सबसे आकर्षक पौधे नहीं बनाते हैं, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कैक्टस के कई पौधे ऐसे भी हैं जिनमें फूल भी खिलते हैं। कुछ प्रजातियां जो कि एकिनोप्सिस के परिवार से संबंधित हैं, उन्हें समय के इस खूबसूरत हिस्से में एक एकिनोप्सिस फ्रीक द्वारा दिखाया गया था। वो रात में खिलते हैं और जंगल में पतंगे और चमगादड़ जैसे जानवरों द्वारा फर्टिलाइज होते हैं। आप सोच रहे होंगे, अरे मेरे बेडरूम में भी कैक्टस की एक जोड़ी है, पर उसमें तो कभी सुंदर गुलाबी फूल नहीं खिलते हैं। एकिनोप्टिस कैक्टस पर फूल रात भर खिलते हैं और सिर्फ एक दिन तक ही खिले रहते हैं। असल में वो अक्सर सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही सबसे सुंदर दिखते हैं। इस खूबसूरत वीडियो को ज्यादातर समय लगभग 8 घंटे के चेंज के दौरान ही रिकॉर्ड किया गया था, क्योंकि फूल खुल रहे थे और खिल भी रहे थे। भाई, वैसे आप अपने कैक्टस का विशेष ध्यान रखकर भी उसे खिलने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें एक ब्राइट एरिया में रखें जहां अच्छी धूप पड़ती हो। इसके अलावा उन्हें अच्छा खासा पानी देना ना भूलें, ताकि वो पूरी तरह से सूख ना जाए। पौधों को फूल पैदा करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स जैसे कि स्पेशल फर्टिलाइजर भी पौधों में डालकर फूलों को खिलने में मदद मिलती है।
भाई अगर आप आलसी हैं और एक कैक्टस के पौधे के मालिक हैं और आप इन एक्स्ट्रा सावधानियों को भी नहीं अपनाते हैं, तब भी आपका ये हार्डी कैक्टस जिंदा रहेगा। लेकिन हो सकता है कि आप इसे खिलते हुए ना देखें। शुक्र है एकिनोप्सिस फ्रीक यहाँ है, जो आपके लिए उन सभी खूबसूरत ब्लूम्स को रिकॉर्ड करने के लिए मौजूद है। दोस्तों, क्या आपने कभी फ्रीजर से किसी चीज को निकाला है ताकि ये पता चल सके कि वो जमी हुई है और बर्फ से ढकी हुई है? सिर्फ फ्रिज में रखे हुए आइसक्रीम के एक भूले हुए जार पर ही इतनी बर्फ नहीं जमती है। बर्फ में जमे हुए इस लॉकहीड F117 नाइटहॉक स्टेल्थ फाइटर जेट पर भी एक नजर डाल लीजिए। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, फाइटर जेट रखने जितना बड़ा कोई फ्रीजर है ही नहीं। खैर देखिए, मैकिनले क्लाइमेटिक वेदर टेस्टिंग लेबोरेटरी को इसे 5 बार जल्दी से बोलिए आपने शायद गौर नहीं किया होगा, लेकिन मिलिट्री एयरक्राफ्ट को रियल इकोसिस्टम में ये देखने के लिए टेस्ट करना कि वो गंभीर मौसम का सामना कैसे करते हैं, महंगा और मुश्किल दोनों होता है। इस समस्या को हल करने के लिए अमेरिकी वायुसेना ने 1940 में कई अलग अलग मौसमों की नकल करने वाली एक वेदर लेबोरेटरी बनाई। मैकिनले क्लाइमेटिक लेबोरेटरी एक इंसुलेटेड रेफ्रिजरेटेड हैंगर है जो 1947 से काम कर रहा है, जब यूएस आर्मी एयर कॉर्प्स ने वहां वॉर प्लेन्स की जांच करनी शुरू की थी। बाद में से कुछ साल बाद बाकी की मिलिट्री के लिए खोल दिया गया था और 1980 के दशक में निजी कंपनियों को भी इसमें एंट्री दे दी गई थी। लेबोरेटरी का मुख्य उद्देश्य उच्च तापमान पर प्लेन के पार्ट्स और दूसरे मिलिट्री ऑब्जेक्ट्स के परफॉर्मेंस की जांच करना है। लैब के अंदर प्लेन को सपोर्ट दिया जाता है और नीचे से बांध दिया जाता है, इसलिए इसके पहिए नहीं चलते हैं लेकिन इंजन चलते रहते हैं। इसमें 5 टेस्टिंग चैम्बर हैं, जिनमें से सबसे बड़ा 55,000 स्क्वायर फीट का है। मेन चैम्बर में तापमान -65 डिग्री फ़ारेनहाइट के ठंडे आर्कटिक तापमान से लेकर 165 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। लिक्विड रेफ्रिजरेंट को कम दबाव वाले सर्ज टैंक में स्टोर किया जाता है और कंप्रेस्ड वेपर का इस्तेमाल असली दुनिया में प्लेन द्वारा सामना की जाने वाली जमी हुई स्थितियों को बनाने के लिए किया जाता है। एक सॉल्ट फॉग चैम्बर भी है जो कि ट्रॉपिकल कंडीशंस की नकल कर सकता है। ये एक ऐसा चैम्बर है जो क्लाइमेट चेंज की नकल करने के लिए प्लेन्स पर धूप, हवा, बारिश और धूल उड़ाता है। एक एल्टीट्यूड चैम्बर भी है जो कि 80 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर रेंज के साथ 80,000 फीट जितना ऊंचा दबाव बना सकता है। अपने लगभग 75,000 साल के इतिहास में इस लैब ने यूएस आर्सेनल में मौजूद लगभग हर मिलिट्री प्लेन की जांच की है और इसे चलाना सस्ता नहीं है। चैम्बर में टेस्टिंग के लिए सिर्फ एक दिन की लागत $10,000 से $25,000 के बीच है, जबकि मंथली इलेक्ट्रिक बिल कथित तौर पर $2 लाख से ज्यादा है। समुद्र के किनारे एक दिन बिताना आपके दिमाग को शांत करने के बेहतरीन तरीकों में से एक है। किनारे से टकराती लहरें, पैर की उंगलियों के बीच की रेत और हिरणों का एक झुंड समुद्र के किनारे दौड़ता हुआ है। क्या बोले? दोस्तों, ये विचित्र घटना जनवरी 2021 में ऑरेगन के कैनन बीच पर हुई थी। सिएटल के रहने वाले एरिक ब्रो संडे के दिन समुद्र के किनारे एक होटल में रात बिता रहे थे। तभी अचानक उन्हें अपनी तरफ दौड़ते हुए फुर्तीले पैरों वाले जानवरों का एक झुंड दिखाई दिया। बेशक उनका पहला इरादा अपने स्मार्टफोन्स को बाहर निकालना और वीडियो रिकॉर्ड करना था। घबराए हुए झुंड को समुद्र के पार अपना रास्ता बनाते हुए देखा जा सकता है, जो आगे बढ़ने से पहले सभी दिशाओं से आने वाली लहरों से बचने की कोशिश कर रहा है। होटल के मालिक के अनुसार कैनन बीच में 1967 के बीच से अब तक की सबसे ऊंची लहरें देखी गई थीं। कुछ लोगों ने तो दावा किया है कि उन्होंने 20 फीट ऊंची लहरें भी देखी हैं। ऐसा लगता है कि हिरन द किंग टाइड नाम की एक ऊंची लहर से बचने की कोशिश कर रहे थे और अपनी सुरक्षा के लिए सूखी जमीन की तलाश में किनारे की तरफ आ गए थे। मुझे पता है कि इतनी आश्चर्यजनक जगह पर जानवरों को देखकर हर कोई हैरान है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये हिरन सोच रहे होंगे कि वो इंसान हमें क्यों घूर रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि उन्होंने हमारे रास्ते में अपने बेवकूफ़ी भरे घर क्यों बनाए। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी चीज़ देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह गईं? अगर आपको कुछ और ऐसी ही शानदार चीज़ें देखने की इच्छा है तो फटाफट इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स देख डालो यार। और हाँ, clips@bms.com पर मुझे कांटेक्ट करना ना भूलें। और हाँ, हमेशा की तरह देखने के लिए शुक्रिया।